नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो यूट्यूब की जो भर्ती निकली थी, वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती निकली थी, उसमें काफ़ी सारे संशय हमारे सामने आए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो वीवीएससी कर चुके थे और जो एलएसए कर चुके थे। दोनों का अट्रैक्शन हो गया था कि हमारी जो एलएसए की वैकेंसी है अभी तक नहीं आई यूट्यूब के अंदर, लेकिन जो वेटरनरी डॉक्टर्स है उनकी वैकेंसी आ चुकी है। तो कब तक एलएसए की वैकेंसी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स की जो पद है वो डॉक्टर्स के कौन सी कैटेगरीज के कितने पद है और कौन सी कास्ट के जो मतलब कैटेगरीज वाइज जो कितने कितने पद कहाँ कहाँ पे आए हैं। आप सभी दोस्तों को पता भी चल गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा प्रॉपर जानकारी के साथ कि कौन सी कैटेगरीज के कितने पद है। तो यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, आवश्यक अस्थायी आधार पर जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के जो पद है वो अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग पद है और किस आधार पे ये पदों का जो आरक्षण है वो यहाँ पे माना जाएगा। तो उन बातों पे हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखो तो आपको एक छोटी से छोटी जानकारी आपको पता चलेगी कि यूट्यूब जो भर्ती है वो किस आधार पे ली जा रही है और कितने दिन के लिए ली जा रही है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, जो अधिकारी इसका जो सक्षम जो अधिकारी है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और सक्षम जो अधिकारी है उनका नाम है एमएन सिंह जी, जो है उनके अतिरिक्त निर्देशक, रोग निदान के अतिरिक्त निर्देशक है, उनके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें क्या क्या लिखा गया है सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट वाइज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन धैर्य के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। और वीडियो पे पहली बार या चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आने वाली जो वैकेंसी है उन वैकेंसी को हम चर्चा करते रहेंगे और जैसे ही कोई अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर जो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर भर्ती आती है उसके बारे में बताया जाता है और हम कुछ ही समय के बाद में यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी जारी करने वाले हैं। DSSB की बात करें या फिर अन्य कोई भी वैकेंसी जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट ईयर में आए, यानी नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उससे संबंधित हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी आती है, पंजाब के अंदर जो वैकेंसी आती है, उसके साथ साथ जो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर जो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की जो भर्ती आती है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवश्यक जो अस्थायी आधार पर जो पशु चिकित्सक अधिकारी की जो भर्ती है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और उनकी संपूर्ण जानकारी के साथ यहाँ पे चर्चा करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सामान्य वर्ग यानी यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरीज की बात करें तो जनरल कैटेगरीज के अंदर कुल जो पद है वो पदों की संख्या है 72, यानी 72 पद यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के। आप पेज लीजिए, जिस भी कैटेगरीज के आप कैंडिडेट हो उस कैटेगरीज के आप अपने सामने लिख सकते हो। ठीक है, 72 पद है टोटल पद। उस टोटल पद में से 72 में से सामान्य जो पुरुष है यानी जो मेल कैंडिडेट है वो है 51, यानी 51 पद जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हो गए। और महिला जो सामान्य महिला है यानी जो नॉर्मल महिला होती है सामान्य कैटेगरीज की, उनकी 15 पोस्ट है। विधवा के लिए 5 पोस्ट है और परित्यक्ता है उनके लिए 1 पोस्ट है। टोटल जो यहाँ पे पोस्ट है वो 72 पोस्ट हो गई। देख लीजिएगा, देखिए 72 टोटल पोस्ट है, उसमें से 51 मेल्स की है, 15 फीमेल की है और 5 विधवा की है और 1 परित्यक्त की है। ठीक है, तो हो गई 72 पोस्ट है। उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है, उनके लिए कितने पद हैं? तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग जो मेल फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 20 पद टोटल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के टोटल 20 पद है जो पशु चिकित्सक अधिकारी है उनके लिए। ठीक है, 20 पद है ईडब्ल्यूएस के, उसमें मेल जो कैंडिडेट है वो 14 कैंडिडेट होंगे। 20 में से 14 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हो गए। उसके बाद में 5 है वो महिलाओं के पद है और उसमें से 1 जो पद है वो विधवा महिला की है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद में अनुसूचित जाति जो है उनके लिए 32 पद है। 32 में से 23 जो पद है यानी 23 पद है वो है मेल कैंडिडेट के लिए और 7 पद है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है और 2 पद है वो फीमेल विधवा के लिए है, यानी विधवा जो महिला होती है उनके लिए अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आरक्षित किए गए। ठीक है, फिर है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 24 पद है। 24 में से 17 पद जो है पुरुष कैटेगरीज के लिए है, 5 पद है वो महिलाओं के लिए है और जो 2 पद है वो है विधवा महिलाओं के लिए। टोटल 24 पद हो गए। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग है। ओबीसी वर्ग के लिए 42 यानी 42 पद है। जनरल के लिए 72 है, ये ध्यान रख लेना। पिछड़ा वर्ग के लिए 42 पद है, तो 42 में से 30 पद है जो मेल कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 30 पद आरक्षित है। 9 पद है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए और जो 3 पद है वो है यहाँ पे आरक्षित है विधवा फीमेल कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरीज के, उनके लिए 3 पद आरक्षित हुए। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी कैटेगरीज है उनके लिए भी यहाँ पे 10 पदों को आरक्षित किया गया। टोटल 10 पद है और 10 पदों में से 7 जो पद है वो सामान्य पुरुष वर्ग के लिए है
और जो 2 पद है वो है सामान्य महिला के लिए और 1 पद है वो विधवा महिला के लिए है एमबीसी कैटेगरीज में। तो टोटल पदों की बात करते हैं या टोटल अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं तो 200 टोटल पद हो गए। उनमें से 142 जो पद है वो मेल कैंडिडेट है, यानी 200 में से 142 ऑल ओवर कैटेगरीज की बात करें तो 142 जो पद है वो पुरुषों के लिए होगी और 43 यानी 43 जो पद है वो महिलाओं के लिए होगी और 14 जो पद है वो विधवा महिलाओं के लिए होगा और 1 जो पद है वो परित्यक्ता जो जनरल कैटेगरीज की है उनके लिए होगा। आप किस कैटेगरीज में एलिजिबिलिटी रखते हो वो आप हमें बता सकते हो। जो निःशक्त जो एलडी या सीपी जो पद है उनके लिए 4 पद है और इसके साथ साथ जो एचएचपी है उसके लिए 4 पद है और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे अलग से पद बताए गए, वो 10 पद यहाँ पे आरक्षित किए गए, यानी भूतपूर्व सैनिक जो है वीवीसी कर चुके हैं उनको यहाँ पे अलग से 10 पोस्टों पे रिजर्वेशन मिल चुका है। तो आप निश्चित रहे जो भी कैटेगरीज अलग जो कैटेगरीज मैंने ऊपर बताई है उन कैटेगरीज में भूतपूर्व सैनिक नहीं आएंगे, क्योंकि देखा गया है कि ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए आरक्षण बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी भर्तियां हुई है 2021-22 के अंदर उनमें एक्स सर्विसमैन को ओबीसी कैंडिडेट की जगह एक्स सर्विसमैन को लगा दिया जाता है ताकि ओबीसी कैंडिडेट की जो मेरिट है वो हाई रहती है और कम कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 जो पद है फिक्स 10 पद कर दिए गए हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए होंगे। जो भूतपूर्व सैनिक है और वीवीसी कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का जो डेट है वो पहले ही आ चुकी है। 24 और 25 तारीख को आपका डीवी होने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके साथ साथ एंट्री होगा जयपुर के अंदर निर्देशालय में। ठीक है, कि जो भर्ती है वो अस्थायी रूप से है, ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। साथ ही ये प्रमाणित किया जाता है कि जो भी उपरोक्त जो आरक्षण दिए गए हैं, जो मैंने आप लोग को बताया है, जो आरक्षण की कैटेगरीज वाइज आरक्षण दिया गया है उनको उनकी जो गणना है वो रोस्टर के आधार पे होगी। रोस्टर किस प्रकार से होता है, जो भी वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में जो रोस्टर लगता है उसी आधार पे आरक्षण के जो सिस्टम होता है वो उसी आधार पे होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है उसी के आधार पे यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा आरक्षण का। आरक्षण जो लाभ है वो अलग से नहीं दिया जाएगा, वो जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है उसमें जो आरक्षण का नियम होता है वही नियम यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, आरक्षण की गणना के संबंध में पूर्ण दायित्व विभाग का होगा। जो आरक्षण जो किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से नहीं देना है या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, अगर कोई पोस्ट भूतपूर्व सैनिक की जो खाली रह जाती है उनको कहाँ पे डिवाइडेशन किया जाना है, किस प्रकार से करना, वो तमाम जानकारी है वो विभाग के पास उसका दायित्व रहेगा कि विभाग किस प्रकार से वो कन्वर्ट करना चाहेगा वो कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, विभागीय जो कमेटी होगी वही करेगा। लेकिन रोस्टर की बात बता देता हूं आप लोगों को कि रियल में रोस्टर होता क्या है। रोस्टर ये होता है कि जो SC ST OBC के MBC के कैंडिडेट है जो जनरल को क्वालिफाई करते हैं या जनरल क्वालिफाई करते हैं वो या फिर जनरल में जाने की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उन कैंडिडेटों को जनरल में कर दिया जाएगा। और जो SC ST OBC के जो भी कैंडिडेट जनरल में जाते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर या मार्क्स के आधार पे जो भी क्राइटेरिया रखा जाएगा इसमें उसके आधार पर अगर जनरल में जाते हैं तो जनरल में जाने के बाद में जो भी SC ST OBC का कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से जनरल में जा रहा है तो अपनी कैटेगरीज की जो पोस्ट है वो खाली कर देता है, तो नीचे वाले जो कैंडिडेट है उनको उसी कैटेगरीज में शामिल कर लिया जाएगा। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जो ओबीसी कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है वो जनरल में चला जाता है, तो ओबीसी की मान लीजिए जितनी भी 10 पोस्टें हैं, मान के चलिए आप 10 पोस्टें, उनमें से 10 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया, एक कैंडिडेट जनरल में चला जाता है तो वहां पे 9 कैंडिडेट बच गए। तो 10 कैंडिडेट करने के लिए नीचे वाला जो कैंडिडेट है उनको वहां शामिल कर लिया जाएगा। जो भी नीचे मेरिट में आ रहा है, जो भी क्राइटेरिया रखते हैं इनके अंदर, उन क्राइटेरिया के अंदर जो भी कैंडिडेट नीचे से आ रहा है उनको रख लिया जाएगा। यानी ओबीसी के 10 कैंडिडेट लेंगे लेकिन जो टॉप वाला कैंडिडेट था वो जनरल में चला गया, तो जनरल में जाएगा। तो बेसिकली बात यही होती है कि जनरल में जाते ही वो अपनी पोस्ट जो एक पद होता है वो ओबीसी वाला कैंडिडेट जनरल में चला जाएगा तो एक पद वहां पे भर दिया जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी के 10 कैंडिडेट लेने के लिए या करने के लिए नीचे वाला कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। यही रोस्टर का नियम होता है। यही SC ST OBC जनरल जो भी SC ST OBC है, MBC है, EWS कैटेगरीज उनमें शामिल किया या लगता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आप सभी दोस्तों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।